हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अपूर्व ठाकुर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है वो सारे विस्थापित लोग जो पौंग डैम का जब निर्माण हुआ था वहाँ से विस्थापित कर दिए गए थे, यानी कि वो सारे वहाँ से डिस्प्लेस हुए थे। दोबारा से ये मुद्दा लाइमलाइट में आ चुका है क्योंकि चुनावों का दौर है। हर बार चुनावों से पहले सारे राजनेताओं को इन विस्थापित लोगों की याद आती है। और राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसमें तो हम आखिरी में बात करेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो में ये समराइज करके आपको पूरे फैक्ट्स और हिस्टोरिक फैक्ट्स फैक्ट्स भी बताऊंगा। कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दरअसल 1961 में पौंग डैम का जो है निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1961 के बाद जून 1974 में ये डैम पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। पहले से पता था कि बहुत सी लैंड जो है वो सबमर्ज होगी, तो बहुत से गांव भी इसकी जद में आएंगे और वो सारे सबमर्ज हो जाएंगे। तो कहा जाता है ऑलमोस्ट 339 विलेजेस पूरी तरह से पानी में जो है समा गए थे। 20,000 फैमिलीज डिस्प्लेस हुई थी और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है डिस्प्लेस हुए थे। प्रोजेक्ट डिज़ाइन इसलिए किया गया था ताकि राजस्थान की धरती को उपजाऊ बनाया जा सके, वहाँ तक पानी लेकर जाया जा सके। शुरुआती दौर में ये एग्रीमेंट भी साइन हुआ था कि लगभग 15 एकड़ की जगह राजस्थान में उन्हें दी जाएगी। श्री गंगानगर की बात पहले की गई थी, लेकिन वो भी लोगों को नसीब नहीं हुई। अगर आप इस बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो पता लगेगा कि पहले 4 से 5 हज़ार फैमिलीज को जो अविक्ट की गई थी, डिस्प्लेस हुई थी, उन्हें तो सिर्फ ये कहकर मना कर दिया गया कि उनके पास प्रॉपर कागज नहीं है, इसलिए उन्हें रीसेटल कहीं और पर नहीं किया जा सकता। आज तक भी सिर्फ लगभग 5,000 फैमिलीज ही सक्सेसफुली रीसेटल की जा चुकी हैं और बाकी सारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 1996 में इन लोगों ने अपनी एक समिति बनाई और वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने केस भी जीता। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को ऑर्डर किया कि आप इन्हें जगह प्रोवाइड कीजिए, लेकिन राजस्थान ने कहा कि हम जगह प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, हमने कभी इस बारे में मना नहीं किया। लेकिन जगह जो उनको प्रोवाइड की गई वो थी राजस्थान के मोहनगढ़ और रामगढ़ एरियाज में, जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जो कि थार डेजर्ट वाला एरिया है। आप अपने स्क्रीन पर मैप भी देख सकते हैं, मैंने पर्टिकुलरली गूगल मैप भी इस जगह का डाला है। तो लोगों को ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि उनके साथ अन्याय हुआ है कि एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड ये हुआ करती थी। कहा यह जाता है, पुराने लोग कहते हैं कि अगर आप इस लैंड पे बीजों को बिखेर भी दिया करते थे हाथ से तो भी एक बहुत अच्छी फसल यहाँ पर उगा करती थी। अर्स्टवाइल जो गुलेर रियासत हुआ करती थी उसका ये हिस्सा हुआ करता था। बहुत से पुराने वाटर चैनल्स थे जो खेतों तक पानी लेकर आया करते थे, इस वजह से बहुत फर्टाइल लैंड यहाँ की हुआ करती थी। काफ़ी अच्छी फसल यहाँ पर हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थे यहाँ के सारे लोग, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन जब उनको थार डेजर्ट में जगह दी जाने की बात की गई तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें गग्गल एयरपोर्ट के आसपास की ज़मीन दी गई, बहुत कम लोग थे ऐसे। पर आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने ये है कि सरकार गग्गल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का भी प्लान लेकर आ रही है। उन्हें डर है कि 50 साल के अंदर ही ये उनका कहीं दूसरी बार भी उनको यहाँ से डिस्प्लेस ना होना पड़े, सरकार उन्हें दोबारा से यहाँ से विस्थापित ना कर दे। ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। साथ ही साथ आज के समय में ये मुद्दा इसलिए भी लाइमलाइट में आ चुका है क्योंकि जो महाराणा प्रताप सागर है, जो झील है पौंग डैम की वजह से जिसका निर्माण हुआ है, वो देहरा, ज्वाली और फतेहपुर जो असेंबली सेगमेंट्स है उनसे टच करती है। और आप जानते हैं देहरा में उपचुनाव है और मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर वहाँ से प्रत्याशी है। और हाल ही में मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि अगर जो भी पौंग डैम के विस्थापित लोग हैं, अगर उनके लिए मुझे नियमों में बदलाव भी करना पड़ा तो भी मैं वो बदलाव करूंगा और इनको इंसाफ दूंगा। ये वजह है कि दोबारा से ये मुद्दा जो है लाइमलाइट में आ चुका है और जो विस्थापित लोग हैं उनको एक उम्मीद की किरण दिख रही है। कितना सच होता है,
चुनावों के बाद क्या सच में उनके जो भी इश्यूज़ है उसको सॉल्व किया जाएगा, ये तो अब भविष्य ही हमको बताएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। साथ ही साथ एक और चैलेंज यहाँ के लोगों को फेस जो करना पड़ता है वो ये है कि जब जो रिजर्वायर है उसका लेवल गर्मियों में नीचे चला जाता है तो वो वापस अपनी ज़मीनों पर आकर खेती करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड ये है। तो 2002 में रामसर एक कन्वेंशन के तहत इसे वेटलैंड घोषित कर दिया गया था। एक बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी भी ये है। लगभग 1 से 1.5 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल यहाँ पर आते हैं और उनमें से कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं। दुनिया के कोने-कोने से बर्ड्स माइग्रेट होकर यहाँ पर आते हैं और जिस वजह से इसे बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया। 2013 में इसको एक इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया और उसके बाद और प्रॉब्लम्स ये होने लगी कि जो लोग भी खेती करते थे वापस अपनी ज़मीनों पर जाकर जब जो रिजर्वायर है उसका लेवल नीचे जाता था तो उनकी जो स्कर्मिशेस हैं या बोलें कि आमना सामना उनका वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से भी होने लगा। इसमें आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी ये इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज होती हैं, इसमें आप किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते, चाहे वो खेती ही क्यों ना हो। तो ये भी उनको एक चैलेंज जो है आज तक फेस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जब डैम का लेवल नीचे जाता है गर्मियों के दौरान, एक और चीज़ जिससे आपको ये पता लगेगा कि कितने खुशहाल यहाँ पर लोग हुआ करते थे, यहाँ के कुछ मंदिर हैं जो पूरी तरह सबमर्ज हो जाते हैं ड्यूरिंग मॉनसून्स, बट गर्मियों में आप देख सकते हैं उनका जो एक रिच कल्चरल हेरिटेज है और आर्किटेक्चर है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने खुशहाली यहाँ पर एक समय पर हुआ करती थी। बद्री विशाल मंदिर इन्हें कहा जाता है या बाथू टेम्पल्स भी इन्हें कहा जाता है। ये जो मंदिर है ये सिर्फ तब आपको दिखते हैं जब रिजर्वायर का जो लेवल है वो नीचे जाता है गर्मियों के दौरान और लोग उस समय जाकर यहाँ पर पूजा पाठ भी करते हैं। तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। आज तक 50 साल बीतने के बाद भी इन लोगों को जो है इंसाफ नहीं मिला। थोड़ी सी उम्मीद की किरण अब इसलिए जागी है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद इस बात को उठाया है। तो एक ह्यूज वोट बैंक है इन जो लोग हैं जो आज तक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, तो इन्हें अब एक उम्मीद की किरण दिखी है। अब सोचने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ऐसी क्या जो तब्दीली है वो लेकर आएंगे, रूल्स रेगुलेशन ऐसे क्या चेंज करेंगे जिससे ये सारे लोग हैं उनको जो आज तक इंसाफ नहीं मिला, एक अच्छी लैंड नहीं मिली, इतनी उपजाऊ भूमि गंवाने के बाद भी क्या उन्हें वो भूमि कहीं और पर वैसी ही भूमि फर्टाइल लैंड मिल सकेगी। क्योंकि ये तो सिर्फ महाराणा प्रताप सागर की बात हो रही है, गोविंद सागर की भी अगर आप कभी हम फ्यूचर में बात करेंगे वहाँ पर भी एक सिमिलर कहानी है। वहाँ पे भी बहुत से जो गांव हैं वो जलमग्न हो गए, वहाँ के भी बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई और राज्यों को खुशहाली पहुँचाने के लिए, वहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए, ना केवल पानी पहुँचाने के लिए बल्कि लो लाइंग एरियाज में बाढ़ का प्रकोप रोका जा सके और दूसरी स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो उसकी भी कभी फ्यूचर में हम बात करेंगे। वहाँ के लोगों की भी एक सिमिलर कहानी है, जो चीज़ उन्हें प्रॉमिस की गई थी वो उन्हें नहीं दी गई और बंजर उजाड़ जो लैंड्स हैं दूसरी स्टेट्स में वो उनको ऑफ़र की गई, जिससे आज तक वो जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज तक भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। धन्यवाद।